नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए कारक को समाप्त करते हुए कुछ पिछले सूत्र जो रह गए थे उनको भी आपके लिए पढ़ाए देते हैं, क्योंकि प्रत्येक सूत्र काम आता है। तो देखिए, ये सूत्र दूरांत कार्थई षष्ठी, दूर और समीपवाची शब्दों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती। अगला चतुर्थी चासस आयुष यानी आशीर्वाद सूचक शब्दों में चतुर्थी और षष्ठी लगाई जाती। तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती। यदि हेतु शब्द दिया हो तो इनके योग में, यानी हेतु यदि दिया है तो षष्ठी लगाते हैं, और यदि कारण यदि दिया है तो वहां तृतीया लगाई जाती है। निमित्त अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती। ठीक है, अब देखिए, स्मरण जो धातु होती है उसके योग में षष्ठी लगाते हैं। पृथक विना ये सूत्र है, पृथक और विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी लगाई जाती है। अन्य आराध तरते, अन्य आराध इतर ऋते वही दिशावाची ऐसे शब्द दिए हों तो इनके योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती। इनके योग में विभक्ति कौन सी लगाई जाती है? पंचमी। अब देखिए, अगला सूत्र है आयुक्त कुशलाभ्य साधु निपुणाभ्य। आयुक्त का अर्थ है किसी कार्य में लगे हुए रहना, किसी कार्य में लगे हुए रहना, और साधु का मतलब है किसी कार्य में दक्षता प्रकट करना, यानी कुशलता प्राप्त कर लेना। यदि किसी कार्य में कोई व्यक्ति लगा हुआ हो तो उस कार्य में इस सूत्र से, सूत्र का नाम है आयुक्त कुशलाभ्याम साधु निपुणाभ्याम। इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगा, इस सूत्र से विभक्ति लगाई जाती है सप्तमी। सूत्र है आयुक्त कुशलाभ्याम साधु निपुणाभ्याम। आयुक्त का मतलब है लगे रहना, साधु का मतलब है दक्षता प्राप्त कर लेना। यदि ऐसे शब्द दिए हो, ये शब्द भी कैसे मिलते हैं मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए, लग्न है, रत है, ठीक, पटु, प्रवीण, दक्ष है आदि ऐसे शब्द मिलते हैं। यदि ऐसे शब्द दिए हों तो इनके योग में
सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। इनके योग में विभक्ति लगाई जाती है सप्तमी, जैसे छात्र, विद्या, अध्ययन में, लगा हुआ है। जैसे छात्र है, विद्या, अध्ययने, लग्न है। छात्र विद्या अध्ययन में लगा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, राजा हिरण पर वाण छोड़ता। राजा हिरण पर वाण छोड़ता है। तो देखिए इसकी बनेगी राजा मृगे ये उदाहरण मैंने दूसरे नियम का दे दिया है, इसको हटा देता हूं। नंबर 2, राजा शास्त्रों में प्रवीण था। राजा शास्त्रों में प्रवीण था, इसकी बनेगी राजा शास्त्रेषु प्रवीण आसी। ठीक है मित्रों, इसमें कारण मिल गया प्रवीण, इसमें कारण मिल गया लय। यदि ऐसे शब्द रेखांकित पद के बाद दिए हों, किसके बाद मिलते हैं? रेखांकित पद के बाद। यदि रेखांकित पद के बाद ऐसे शब्द दिए हों तो उसमें विभक्ति होती है सप्तमी। इन शब्दों के योग में विभक्ति लगाई जाती है सप्तमी। कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? सप्तमी। अब देखिए अगला, प्रेम और आसक्ति। प्रेम और आसक्ति अर्थ वाली धातुओं के योग में। प्रेम और आसक्ति अर्थ वाली धातुओं के योग में विभक्ति लगाई जाती है सप्तमी। देखिए धातु है स्नेह। स्नेह माने होता है प्रेम करना। ठीक। छिप, छिप माने होता है फेंकना। एक धातु होती है अस। अस माने होना भी होता है और फेंकना भी होता है। ठीक। एक धातु है मुच। मुच माने होता है छोड़ना।
यदि ये धातु दी हुई हो, ऐसे अर्थ वाली यदि धातु दी हुई हो तो इनके योग में अधिकरण की संज्ञा होती है। किसकी संज्ञा होती है? अधिकरण। जैसे नंबर 1, पुत्र पिता से प्रेम करता है। पुत्र पिता से प्रेम करता है, इसमें करता है पुत्र, अधिकरण है पिता। ठीक, और धातु है स्नेह। तो स्नेह के योग में लगाते हैं सप्तम। स्नेह जो धातु है उसके योग में विभक्ति जो लगाई जाती है वो विभक्ति लगाई जाती है सप्तम। कौन सी? सप्तम। तो देखिए, पुत्र है तेतरी, स्नेह। ठीक, अब देखिए नंबर 2, धातु है छिप। छिप माने फेंकना। वह पत्थर के टुकड़े फेंकता है। अब देखिए इसमें अर्थ छिपा हुआ है, किसी ना किसी पर फेंकेगा। मैंने वाक्य को बदल दिया है। अब इसमें इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें गौण कर्म आना जरूरी है। तो वह बालक पर, ये जोड़ दिया गया। वह सह, किस पर? बालक पर। वाल के पाषाण खंडानी, पत्थर के टुकड़े। छिप माने फेंकना और ये हो गया छिप। तो इसमें धातु आ गई छिप, इसमें धातु आ गई इसमें। इसमें धातु कौन सी है? इसमें। इसमें धातु आ गई छिप। ठीक है मित्रों, अब देखिए मुच नंबर 3। मुच माने होता है छोड़ना। राजा हिरण्यपर, राजा हिरण्यपर बाण छोड़ता है। राजा नंबर 3, राजा हिरण्यपर बाण छोड़ता है। कर्ता राजा, किस पर छोड़ रहा है? हिरण पर।
ये हो गया अधिकरण, ये कर्म, ये क्रिया। ठीक, अब देखिए, राजा मृगे सराम छोड़ना, मुच माने छोड़ना, मुंचन, ये। अब देखिए, इसमें धातु आ गई मुच, इसमें धातु जो है वो आ गई मुच। कौन सी धातु आ गई? मुच धातु आ गई। इसलिए ऐसी धातु यदि दी हुई हो, ऐसी धातु यदि दी हुई हो तो ऐसी धातुओं के योग में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। और जैसे और भी यदि आपको वाक्य लेने हैं तो आप इन्हीं के आधार पर कैसे भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए, एक अगला नियम है, ये इसका लास्ट नियम है, विषय के बारे में और समय, इन दोनों में सप्तमी लगाई जाती, ये आपको ध्यान रखना। जैसे समय आप जानते हो, विषय का मतलब है कि आपकी जो इच्छा है। जैसे ये वाक्य है, मेरी मोक्ष में, मेरी मोक्ष में इच्छा है। तो देख लीजिए, ये मेरा विषय है, मेरी इच्छा है। तो देखिए, इसका बनेगा मम, किसमें इच्छा है? मोक्ष। तो इसकी बन जाएगी मोक्षे इच्छास्ति, क्योंकि यहां जो अस्थि आई है वो इच्छा के ऊपर है। मेरी मोक्ष में इच्छा, मेरी किसमें इच्छा है? मोक्ष में इच्छा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी पाप में इच्छा है, यानी उसकी पाप करने की इच्छा है। तस्य पापे इच्छा, उसकी पाप में इच्छा है। उसकी किसमें इच्छा है? पाप में। ठीक है मित्रों, विषय इच्छा, विषय जो है, विषय के बारे में, विषय के बारे में यदि प्रश्न पूछा गया हो, ऐसा यदि अर्थ दिया हो तो उसमें सप्तमी लगाते हैं। विभक्ति कौन सी लगाते हैं? सप्तमी। अब देखिए, जैसे समय, समय यदि दिया हो तो समय के योग में सप्तमी लगाई जाती। सुबह, शाम, दोपहर, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 2 महीने, 4 महीने, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, ये समय है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये समय है। और बंधुओं, समय के योग में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती।
समय के योग में विभक्ति लगाई जाती है सब। ये जो समय है ना, ये बड़ा ही मूल्यवान समय है। इसलिए मित्रों, गतस्य शोचनम नास्ति, बीते हुए समय के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। जो समय निकल गया है उसके बारे में कभी भी मनुष्य को विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस। ये समय बहुत ही कीमत वाला है। एक पल का समय, एक मिनट का समय, एक सेकंड का समय बहुत कीमती है। ये जो समय है, इस समय के बारे में आप समझें, समय का उचित प्रयोग करें, समय का सदुपयोग करें। जो मनुष्य समय का सदुपयोग करता है वही मंजिल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य समय का सदुपयोग नहीं करता है, समय का दुरुपयोग कर देता है, वो मनुष्य कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए समय के एक एक क्षण को ग्रहण कीजिए। कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो आब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। कल जो समय, कल का जो समय है, यानी हमें विचार आता है कल करेंगे किसी कार्य को, ऐसा नहीं। जो काम आपको कल करना है उसे आज ही कीजिए, आज करना है उसे इसी समय कीजिए, और इसी समय जो करना है तुरंत प्रभाव से कीजिए। यदि आपने सोचा कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, तो आपकी ये इच्छा बढ़ती हुई चली जाएगी और आप उस कार्य को करने में असमर्थ होंगे। इसलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए समय का उपयोग आप लोग करें। समय का उपयोग इसलिए मित्रों, इस समय के बारे में आप सोचें, क्योंकि ये कविता के माध्यम से लिखा है कि सदा न रहनो जगत में सबसे राखो मेल, 4 दिना की चांदनी 4 दिना को खेल, 4 दिना को खेल धरो सब यहीं रह जाएगो, और राजा हो चाहे रंग के काल सबको खा जाएगो। समय समय की बात है समय बड़ो बलवान, समय समय की बात है समय बड़ो बलवान, अर्जुन लूटी गोपिका भी अर्जुन बलवान। तो मित्रों, इस समय के बारे में आप विशेष ध्यान रखें। अब इसके उदाहरण हम आपके लिए देते हैं। जैसे वह साय समय, शाम के समय, वह साय समय घूमने जाता है। वह, अब देखिए, से सायकालीन, वह शाम के समय, कब? शाम के समय भ्रमितम गच्छ, वह शाम के समय घूमने जाता है। कहाँ जाता है? घूमने। और भी देखिए, जैसे वह सुबह, वह सुबह प्रातःकाल, वह सुबह यानी प्रातःकालीन 4 बजे, शहर प्रातःकाल
वह शुभ है चतुर्वादने उत्तिष्ठ। वह सुबह 4 बजे उठता है। नंबर 3, अहम में प्रतिदिनम, मैं रोजाना सायकाले षड्वादने 6 बजे संध्या वंदनम करूं। मैं रोजाना शाम के समय 6 बजे, मैं रोजाना शाम के समय 6 बजे संध्या वंदन करता हूं। क्या करता हूं? संध्या वंदन। इस प्रकार से मित्रों, यदि समय दिया हो तो समय के योग में सप्तमी लगाई जाती। यदि समय के स्थान पर प्रश्न निर्माण यदि किया जाता है तो समय के स्थान पर हम कदा लगाकर उस समय को हटा देते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। प्रश्न बनाने का ये एक तरीका है कि यदि समय को अंडरलाइन किया गया हो, उसके स्थान पर यदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग यदि कराया जाता है तो वहां आप कदा लगा दीजिए और वाक्य आपका प्रश्नवाचक बन जाए। ठीक है मित्रों, इसी नियम के साथ ये कारक का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इस कारक के टॉपिक से आप 3 बिंदुओं को पूरा करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, वाक्य मैंने यहाँ केवल आपके लिए उदाहरण नहीं दिया है, सूत्र को मात्र समझाया नहीं है, हिंदी में भी उदाहरण दिया है, हिंदी की संस्कृत भी मैंने आपके लिए बनाई है। उस संस्कृत में आपको सूत्र देखना है, विभक्ति देखनी है, इसके योग में इस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, इस हिंदी के माध्यम से आप इस कारक के टॉपिक को आप सरल कर सकते हो, क्योंकि कारक का मतलब है हमारी वाक्य जो रचना है वो मजबूत होती है। अशुद्धि जो संशोधन होता है, अशुद्ध जो वाक्य होते हैं उन्हें शुद्ध करने में भी हमें सरलता हो। ये टॉपिक यानी ये जो 3 जो बिंदु है ना, कारक, वाक्य और अशुद्धि संशोधन, ये तीनों वाक्य आप ये मत समझना कि ये हमारे मतलब का टॉपिक नहीं है। ये सभी टॉपिक प्रत्येक स्टडीज क्लासेज में और प्रत्येक कंपटीशन क्लासों में आते हैं। तो आप मुख्य रूप से एक ही बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो सेंटेंस जो बिल्डिंग है, वाक्य जो रचना है, वो जितनी मजबूत होगी, व्याकरण उतनी ही मजबूत होती है। क्योंकि वाक्य जो रचना होती है उसमें सभी व्याकरण के जितने बिंदु होते हैं ना, उन सभी बिंदुओं का समावेश होता है। सभी बिंदुओं का अध्ययन यदि हमें आता है तो हम वाक्य बना सकते हैं। यदि उन बिंदुओं को हम नहीं जानते, मान लीजिए संधि ही नहीं जानते हैं, संधि को ही हम भूल गए, तो उसमें तो संधि का प्रयोग आपको करना है, समास का भी प्रयोग करना है। या तो समास विग्रह आपको लिखना है, या समस्त पद लिखना है, या संधि विच्छेद लिखना है, या फिर संधि युक्त पद बनाना है। अब रही समस्या, संधि विच्छेद हम वाक्य में लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें प्लस का निशान आता नहीं, इसलिए हमें संधि युक्त पद ही उसमें लिखना होगा। तो मित्रों, आप अपना अध्ययन बनाए रखें। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।